Hello everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Aditi. So in the last session we have discussed about the diet or disease given to a patient when he is suffering from obesity or a typhoid or any kind of particular disease. So today in this session we are going to discuss about diet in tuberculosis. When the patient is suffering from tuberculosis, what kind of diet we can have in our meal, और यहाँ पर कौन कौन से डिजीज, यहाँ पे कौन कौन से सिम्टम्स अपीयर होते हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं, किस तरह की हमें डाइट लेनी चाहिए, तो इन सभी के बारे में आइए डिस्कस करते हैं. सो हेयर फर्स्ट इज डाइट इन ट्यूबरक्लोसिस. तो फर्स्टली हम पहले ये जानेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ट्यूबरक्लोसिस क्या है? इट इज एन इन्फेक्शियस डिजीज कोज्ड बाय द बैसिलस मायोबैक्टीरियम. मतलब इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज. जो आपका बैसिलस मायोबैक्टीरियम है, इट इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया, मीन्स इट इज अ डिजीज ऑफ अ बैक्टीरिया. क्योंकि ये ट्यूबरक्लोसिस कौन कोज करता है? इट इज कोज्ड बाय अ बैक्टीरिया. अब मेनली अगर मैं ट्यूबरक्लोसिस की बात करूं तो ये किस किस को इफेक्ट करता है हमारी बॉडी में? इट जनरली इफेक्ट लंग्स को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है ट्यूबरक्लोसिस. सबसे ज्यादा लंग्स को इफेक्ट करेगा, बट ऑल्सो ये दूसरे बॉडी ऑर्गन्स में भी लोकलाइज्ड हो सकता है. मतलब इट मे स्प्रेड इन द अनदर एरिया. तो यहाँ पर जनरली लंग्स को इफेक्ट करेगा, बट उसके आसपास एरिया में भी वो स्प्रेड हो सकता है, जैसे लिम्फ नोड्स, किडनीज, ठीक है, और ये जनरलाइज भी हो सकता है. तो जब भी हम ट्यूबरक्लोसिस की बात करते हैं, अगर कोई भी पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस है जिसको आप टीबी बोलते हो, तो उस केस में हमें कैसी पर्सन को डाइट देनी चाहिए? तो सबसे पहले जो ट्यूबरक्लोसिस का इफेक्ट है वो कहाँ जाता है? लंग्स पे जाता है. देन आफ्टर लंग्स के बाद वो कहाँ पे इफेक्ट करता है? उसके आसपास वाले एरियाज में भी इफेक्ट वो कर सकता है, चाहे वो आपके लिम्फ नोड्स हो, चाहे वो किडनी में हो, और वो जर्नलाइज हो सकता है, मीन्स फैल सकता है. तो उस केस में हमें कैसे डाइट लेनी है? हमें हाई कैलोरी डाइट लेनी है, हाई प्रोटीन लेना है, हाई विटामिन लेना है, ये सब क्या है, और जितने भी विटामिन मिनरल्स, हाई फ्लूइड, सॉफ्ट डाइट हमें लेनी है. सॉफ्ट डाइट मतलब जिसमें आपके पास हार्ड सब्सटेंस ना हो, ओनली क्या हो? सॉफ्ट और सेमी सॉलिड फूड हो. तो उस केस में हमें क्या करना है? यहाँ पर सॉफ्ट डाइट जो है वो लेनी है. अगर मैं टीबी की बात करूं तो इसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं? वेस्टिंग ऑफ टिश्यूज. मैंने आपको वेस्टिंग स्टंटिंग पहले बताया था कि अगर यहाँ पर ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो रही है, यहाँ पर क्या है हमारे पास? ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं वेस्टिंग. और ये किसके हिसाब से लेते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, सॉरी इट अकॉर्डिंग टू द एज. और हाइट किसके हिसाब से लेते हैं हम? स्टंटिंग के हिसाब से, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने आपको दो टर्म पहले बताई थी, वेस्टिंग और स्टंटिंग. अगर कोई चिल्ड्रन ग्रो नहीं कर पा रहा है उसकी हाइट के अकॉर्डिंग, दैट इट इज स्टंटिंग. और उसकी एज के हिसाब से वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पा रहा है, वेट गेन नहीं हो पा रहा है, तो दैट पर्टिकुलर टर्म इज नोन एज वेस्टिंग. तो अगर मैं ट्यूबरक्लोसिस की बात करूं, टीबी की बात करूं, तो उस केस में क्या है? वेस्टिंग होती है, मतलब प्रॉपर ग्रोथ जो है वो बॉडी की टिश्यूज की नहीं हो पाती. दूसरा यहाँ पे मेन सिम्टम क्या है? कफ और एग्जॉशन. जाहिर सी बात है, जब ये आपके लंग्स पे इफेक्ट करेगा, अगर ये आपके लंग्स पे इफेक्ट करेगा तो क्या होएगा? इससे कफ होएगा, एग्जॉशन, सांस लेने में दिक्कत होएगी, और जनरली यहाँ पे फीवर भी अपीयर हो सकता है. फीवर का भी यहाँ पर सिम्टम अपीयर हो सकता है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट इट्स डाइटरी मैनेजमेंट, कैसे हम डाइटरी मैनेजमेंट कर सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस में? तो यहाँ पे एनर्जी जो है, हाई जो बीएमआर है, बीएमआर क्या था यहाँ पर? बेसल मेटाबॉलिक रेट. हमने पहले बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत बारी पढ़ा है, आप पुराने वाले वीडियोस जाके चेक कर सकते हो. तो यहाँ पे बेसल जो मेटाबॉलिक रेट है वो ज्यादा नहीं होता, ज्यादा एलिवेट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एनर्जी इनटेक जो है वो आपका कितना इंक्रीज होता है? 300 टू 500 किलो कैलोरीज पर डे इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि बीएमआर एलिवेट नहीं होता क्रोनिक स्टेज पे, तो एनर्जी इनटेक जो है वो इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट प्रोटीन, यहाँ पे क्या है? अब देखो यहाँ पे वो जनरली लंग्स को इफेक्ट कर रहा है, मतलब वो टिश्यूज जो हैं वो भी क्या हो रहे हैं? ब्रेक डाउन हो रहे हैं, टिश्यूज की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही. तो इसलिए हमें क्या करना है? उस मसल लॉस को फिर से रिप्लेनिश करने के लिए हाई प्रोटीन इंटेक यहाँ पर जरूरी होता है. और कितना इंटेक चाहिए यहाँ पर? 1.2 टू 1.5
ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए। मतलब जितना आप नॉर्मल प्रोटीन ले रहे हो उससे 1.5 किलो प्रोटीन आपको ज्यादा लेना है। हाई बायोलॉजिकल वैल्यू कंजप्शन शुड बी एम्फेसाइज, जिसकी ऐसे फूड्स लेने हैं जिसकी हाई बायोलॉजिकल वैल्यू होती है। ये मैं आपको बताऊंगी कि बायोलॉजिकल वैल्यू का क्या मतलब है आने वाली वीडियोस में। उसमें हम पढ़ेंगे कि लो बायोलॉजिकल फूड कौन से होते हैं, हाई बायोलॉजिकल फूड कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टीबी में अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस है तो वहां पे हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाले फूड्स को ज्यादा एम्फेसाइज करना है। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट किस लिए यूज होता है, इट इज यूज टू रिप्लेनिश ग्लाइकोजन स्टोर्स। जो आपका ग्लाइकोजन स्टोर होता है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज, हम ग्लूकोज रिलीज होता है ग्लाइकोजन में से, ग्लाइकोजन में ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। तो अगर हमारी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है और हमारी बॉडी से ग्लूकोज खत्म हो जाता है तो बॉडी क्या करती है, लीवर से वो ग्लाइकोजन को यूटिलाइज करती है। तो इस केस में क्या है, कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास क्या है, इट इज यूज टू रिप्लेनिश द ग्लाइकोजन स्टोर। अगर वो खत्म हो गया तो फिर वहां से बॉडी ग्लाइकोजन को यूटिलाइज करती है। फैट में क्या है, एमसीटीज, एमसीटीज को आप बोलते हो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, और आपकी जो एमएलसिफाइड फैट है दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द डाइट। जो एमसीटीज हैं, जो अच्छे वाले फैट है, वो आपको डाइट में लेने हैं। सैचुरेटेड फैट जनरली यूज नहीं करने हैं। विटामिन का यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है जैसे जैसे एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो जैसे जैसे एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, अदर विटामिन एंड मिनरल्स की भी अमाउंट बढ़नी चाहिए बॉडी में, है ना। तो यहाँ पर क्या है, अगर एनर्जी इंक्रीज हो रही है, सपोज करो आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए, एनर्जी की डिमांड ज्यादा आ रही है, तो जाहिर सी बात है जब एनर्जी ज्यादा होगी तो आपको विटामिन और मिनरल की भी डिमांड क्या है, ज्यादा बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ पर क्या है, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो बढ़ जाएगा, उसकी अमाउंट बढ़ेगी, उसकी रिक्वायरमेंट बॉडी में बढ़ेगी एज विद द इंक्रीज इन द एनर्जी रिक्वायरमेंट। यहाँ पर मेन किस पे फोकस करना है, विटामिन ए पे, जो कि क्या है, रेटिनॉल। रेटिनॉल की यहाँ पर क्या है, रेटिनॉल needs to be emphasized as vitamin A metabolism is adversely affected। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ट्यूबरक्लोसिस की स्टेज में ऐसा कौन सा मिनरल है जो हमें हाई अमाउंट में चाहिए, दैट इज ऐसा कौन सा विटामिन है, दैट इज विटामिन ए, रेटिनॉल जिसको हम बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब भी ट्यूबरक्लोसिस स्टेज आती है उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो विटामिन ए का होता है। सबसे जो एडवर्सली अफेक्ट होता है वो क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में विटामिन ए होता है, क्योंकि बॉडी उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाती, इसलिए यहाँ पे विटामिन ए ज्यादा डिस्ट्रक्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे डिमांड जो है विटामिन ए की वो इंक्रीज हो जाती है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट मिनरल, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ट्यूबरक्लोसिस लेशंस, जब यहाँ पे टिश्यूज के ब्रेकडाउन होने लगते हैं, जब ये टिश्यूज फटने लगते हैं, तो उस केस में क्या है, कैल्शियम की अमाउंट ज्यादा चाहिए फॉर द रिपेयरमेंट ऑफ द टिश्यूज। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अदर मिनरल की अगर मैं बात करूं, अगर डाइट की बात करूं तो यहाँ पे हमें फ्लूइड अच्छे से लेना है, इलेक्ट्रोलिसिस, स्पेशली पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम जो है वो अच्छे से यहाँ पर कंज्यूम करना है और हाई गुड अमाउंट ऑफ लिक्विड कंज्यूम करना है। फाइबर को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना, मतलब हाई फाइबर फूड्स खाने हैं। एक नॉर्मल डाइटरी पैटर्न रखना है जिसमें आपके पास बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशन सिलेक्शन ऑफ फूड हो, मतलब आपको यहाँ पर क्या लेनी है, प्रॉपर बैलेंस डाइट। ठीक है, और कहाँ से चूज करनी है, अमंग द फूड ग्रुप में जो भी आपके फूड गिवन है। तो यहाँ पे फाइबर को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना, दूसरा यहाँ पे वेल बैलेंस्ड फूड जो है वो लेना है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कौन कौन से हम सजेशन दे सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस के केस में। पेशेंट का क्या है, पुअर एपेटाइट है, भूख नहीं लगती है, तो इसलिए हमें खाने को कैसे बनाना है, एपेटाइजिंग बनाना है, ताकि लोगों को मतलब अच्छे से किसी को भूख लग जाए, है ना। और उसके हमें किस पे ध्यान देना है कि पेशेंट के लाइक डिसलाइक क्या है। ऐसा थोड़ी ना है कि जो उसको चीज पसंद नहीं आप उसकी डाइट में डाल दोगे तो वो खा लेगा, नहीं खाएगा ना। तो यहाँ पर क्या है, हमें कैसे फूड इंक्लूड करने हैं उसकी लाइक और डिसलाइक के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि वो पहले ही बेचारे को भूख नहीं लगती है और आप उसको गंदा खाना दोगे जो उसकी पसंद का नहीं है, तो क्या वो खाएगा, नहीं खाएगा ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, उसकी भूख ताकि और अच्छा लगे, उसको अट्रैक्टिव लगे, उसको पसंद आए वो मील, तो वो मील हमें क्या करनी है, प्लान करनी है, सो दैट वो अट्रैक्टिव भी लगे, उसको अच्छी भी लगे और उसकी भूख भी उसको देख के बढ़ जाए। तो इसलिए हमें क्या करना है, उसके लाइक्स और डिसलाइक्स पे ज्यादा एम्फेसाइज करना है। एक्यूट स्टेज में क्या करना है, मतलब जब वो ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ है, वो इनिशियल स्टेज में है, तो हाई कैलोरी फ्लूइड एंड सॉफ्ट डाइट वहां पर देनी है।
जिसमें क्या हो, हाई कैलोरीज हो और सॉफ्ट डाइट हो, ठीक है, और फॉलोड बाय हाई कैलोरी सॉफ्ट रेगुलर डाइट। रेगुलर डाइट में आपको क्या देना है, हाई कैलोरी सॉफ्ट फूड जो है वो देना है। इनिशियली आप फ्लूइड डाइट दे सकते हो वंस इन 3 आवर्स, और जब फीवर कम हो जाए तो फिर आप वंस एवरी 3 आवर्स में क्या कर सकते हो, उसको इंक्रीज कर सकते हो फ्लूइड की अमाउंट। क्योंकि यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था ना सिम्टम में क्या है, फीवर भी अपीयर होता है, तो उस केस में क्या है, जो आपकी ये है डाइट है वो कैसी होनी चाहिए, दैट शुड बी गिवन वंस इन 3 आवर्स, ठीक है। जब फीवर कम हो जाता है तो इंटरवल को आप इंक्रीज कर सकते हो, फिर 3 की जगह क्या कर दो, हर 4 घंटे में उसको फ्लूइड डाइट दे सकते हैं। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें एग्स जैसे एग्स है वो इंक्लूड करने चाहिए। फैटी फूड्स जैसे आपके हाई फाइबर फूड है, स्पाइसी फूड है, ठीक है, जो डाइजेस्ट नहीं होते उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फैटी फूड्स जो है वो दे आर हाई इन फैट, दे आर हाई इन कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देंगे, वो टीबी को ठीक नहीं करेंगे और आपकी बीमारी को खराब कर देंगे। तो यहाँ पे हाई फाइबर फूड्स खाने, जो बहुत ज्यादा फाइबरस फूड है, स्पाइसी फूड है, फैटी फूड है, जिसको आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उन सबको अवॉइड करना है इन द केस ऑफ टीबी, ठीक है। जैसे जैसे पेशेंट प्रोग्रेस करता है, नॉर्मल अट्रैक्टिव एंड पैलेटेबल फूड आप दे सकते हैं जब उसका आइडियल वेट आ जाए। जैसे इसमें वेस्टिंग होती है ना, मैंने बताया अभी सिम्टम क्या है, वेस्टिंग है, मतलब वेट डाउन हो रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स एज। तो वहां पर हमें ऐसी डाइट रखनी है कि उसका वेट भी इंक्रीज हो जाए और साथ ही साथ जो टिश्यूज हैं वो भी रिपेयर हो जाए। तो यहाँ इस केस में क्या है, पेशेंट को कैसी डाइट देनी है, दैट शुड बी अट्रैक्टिव, पैलेटेबल, ठीक है, ताकि पेशेंट उसको पसंद करे, उसका वेट भी इजीली आ जाए। नाउ ये था आपका ट्यूबरक्लोसिस का केस। इफ आई टॉक अबाउट डाइट इन ओबेसिटी, अब मोटे लोगों के लिए क्या करना है, जो मोटे लोग हैं उनका क्या करना है, उनको कैसी डाइट देनी है। तो अब हम बात करते हैं ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी से पहले मैं आपको कुछ बीएमआई के बारे में बताना चाहती हूँ। बीएमआई क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, जो कि बताता है कि कोई पर्सन ओवरवेट है, नॉर्मल कैटेगरी में है, ओबीज है, ज्यादा ओबीज है, अंडरवेट है, ओवरवेट है, ठीक है। तो इसको, ये एक आपका टेस्ट होता है जिसको आप बोलते हो बॉडी मास इंडेक्स। तो ओबेसिटी क्या है, ओबेसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एबनॉर्मल और एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन दैट इंपेयर्स हेल्थ, जो कि हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती है अगर फैट जो है एक्यूमुलेट हो जाता है। तो इफ आई टॉक अबाउट बीएमआई, तो बीएमआई क्या है, एक सिंपलेस्ट मेथड है किसी के वेट हाइट के फैक्टर को लेके पता लगाने का कि कोई पर्सन नॉर्मल रेंज में आता है, कोई ओवरवेट है, कोई अंडर न्यूट्रिशन है, ठीक है, अंडरवेट है, कोई एक्सट्रीमली ओबीस है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं बॉडी मास इंडेक्स की बात करूं, यहाँ पर नेट के एग्जाम में क्वेश्चन बीएमआई पे आया हुआ है, जिसमें आपको बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए दे देते हैं। तो आइए समझते हैं कि बीएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बीएमआई का फॉर्मूला यहाँ पर है वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ वेट लो डिवाइड बाय हाइट का स्क्वायर करो, आपका यहाँ पे बीएमआई निकल जाएगा। तो अब जो बीएमआई की रेंज आएगी, सपोज यहाँ पर मेरे पास आया 24, ठीक है, सपोज मेरे पास कैलकुलेट करके आया 24, तो ये रेंज है, ठीक है। रेंज कैसे है, अगर किसी का बीएमआई आता है 18.5 से कम, तो उसका मतलब वो पर्सन क्या है, अंडर वेट है, उसको वेट गेन करने की जरूरत है। अगर किसी का रेंज आया 18.5 टू 24.9, तो वो पर्सन क्या है, नॉर्मल कैटेगरी में है, ना वो ज्यादा मोटा है ना वो ज्यादा पतला है, वो क्या है, नॉर्मल कैटेगरी में है। अगर किसी का बीएमआई तो आया 25 टू 29.9, तो वो क्या है, ओवरवेट है। अगर तो बीएमआई आया 30 से आपके 34-5 रेंज तक, तो वो पर्सन क्या है, ओबीज है। और अगर 35 से ज्यादा आया तो वो एक्सट्रीमली ओबीज कैटेगरी में फॉल करता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, देखिए अगर मेरा बीएमआई आया सपोज 24, अगर मेरा बीएमआई के आया 24 आया, तो मैं किस कैटेगरी में रेंज करूंगी, 20 नॉर्मल कैटेगरी में। मतलब मैं क्या हूं, बिल्कुल नॉर्मल हूं, ना मेरे में मोटापा है ना मैं ज्यादा पतली हूं। तो यहाँ पे मेरी रेंज क्या है, 24 मीन्स क्या है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हेल्दी हूँ,
ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पर्सन हेल्दी है, उसमें बीमारियां भी हो सकती हैं और डिजीज कंडीशन में भी हो सकता है। इस चार्ट का कहने का ये मतलब है कि अगर हम किसी पर्सन के हाइट और वेट के फैक्टर को लेके चले तो हम उसको सिर्फ एक अंदाजा बता सकते हैं, एक रेंज बता सकते हैं कि वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। जैसे ओबीज लोग हैं, ठीक है, उनको बहुत बीमारियां होती हैं, जो मोटे लोग होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अगर उनकी रेंज आई मान लो 32, ठीक है, तो वो किस कैटेगरी में आ गए, उनको ये पता चल गया कि हम ओबीज कैटेगरी में आते हैं, हमें अपना वेट डाउन करने की जरूरत है, देयर इज नीड टू डाउन द बॉडी वेट। बट वो ये उसका, अब जो नॉर्मल लोग है उसमें भी डिजीज हो सकती है, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। तो सिर्फ एक इंडेक्स है, इससे आप पता लगा सकते हो कि कोई पर्सन किस कैटेगरी में फॉल करता है, कि वो नॉर्मल कैटेगरी में आता है, क्या वो ओबीज कैटेगरी में आता है, ठीक है, क्या वो एक्सट्रीमली ओबीज है, क्या वो आपका नॉर्मल कैटेगरी में है। अगर मेरा मान लो आया BMI 36, तो मतलब वो पर्सन क्या है, एक्सट्रीमली ओबीज है, उसको बहुत ही ज्यादा जरूरत है वेट डाउन करने की। तो ये होता है इंडेक्स। तो यहाँ पर आप वेट लो किलोग्राम में और हाइट लो मीटर स्क्वायर में, तो यहाँ पर क्या है, BMI निकल जाएगा। काफी बार क्या है, हाइट जैसे आपका सेंटीमीटर में आता है तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट करके कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एक PYQ भी है इस पे बेस, कि आपको क्या करना है, BMI निकालना है, हाइट वेट गिवन है। और यहाँ पे काफी लोग बच्चे क्या है, कन्वर्जन में आपको प्रॉब्लम बताती हूँ, जब ये क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में तो काफी स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उसमें काफी बार पाउंड में वेट दिया होता है, तो पाउंड को किलोग्राम में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल, किसी को लगता है, किसी के लिए आसान है। ऐसे ही किसी को केजी में वेट दिया हो तो वो क्या करते हैं, सॉरी पाउंड में नहीं आता कैलकुलेट करना। किसी को यहाँ पे क्या है, अगर सेंटीमीटर, जैसे 150 सेंटीमीटर किसी की हाइट है तो वो मीटर में कन्वर्ट नहीं कर पाता। तो ऐसे आप लोग देख के जाना कि क्या क्या कन्वर्जन यहाँ पर, कौन सी यूनिट्स जो है किलोग्राम से पाउंड में यूज होती है, कैसे आप उसको कन्वर्जन करते हो, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत सिली मिस्टेक्स जो है वो करते हैं। तो इसलिए इस सिली मिस्टेक्स को ना करने के लिए BMI के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ताकि आपको बिल्कुल एक क्लैरिटी हो जाए कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन कैसे आता है। दूसरी चीज, आप अपना यहाँ से खुद भी अपना BMI जो है वो निकाल सकते हो, आप खुद पता कर सकते हो कि आप लोग किस कैटेगरी में फॉल करते हो। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पे ओबेसिटी का मतलब क्या है, ओबेसिटी का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस एडिपोज टिश्यू। जो एडिपोज टिश्यू है जिसमें आपका फैट स्टोर होता है, दैट टिश्यू इज नोन एज एडिपोज टिश्यू। तो यहाँ पे जो है एडिपोज टिश्यू में फैट जमा हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी वेट इंक्रीज हो जाता है। ओबेसिटी इनवाइट्स डिसेबिलिटी डिजीज एंड प्री मेच्योर डेथ, जिससे क्या है, बॉडी आपकी जितनी आपकी बीमारियां हैं वो बढ़ जाती है, प्री मेच्योर डेथ हो सकती है इसमें। तो ये सारे क्या है, जनरली आपका ओबेसिटी की वजह से हो सकता है। जैसे आपने देखा है ना कि मोटापे की वजह से बहुत ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं, बहुत लंग्स हार्ट डिजीज, बहुत किडनी डिजीज है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो वो डायरेक्ट किडनी पे इफेक्ट करता है, हार्ट पे इफेक्ट करता है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर इसको ओबेसिटी को कम करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए, अच्छी प्रॉपर डाइट जो है वो मेंटेन करनी चाहिए, ताकि बॉडी हमारी हेल्दी रहे और किसी भी प्रकार की बीमारियां हैं, डिजीज है वो ना लगे। ऐसा नहीं है पतले लोगों में डिजीज नहीं होती, डिजीज सब में होती है, बट एक आपका फैट जो बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी है वो आ जाती है व्हाइल यू रिड्यूस द वेट। बट यहाँ पे ओबेसिटी का मतलब क्या है, ओबेसिटी यहाँ पे एक्सेस बॉडी वेट जो है वो हिंडरेंस है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका ब्रेथलेसनेस, जो मोटे लोग होते हैं वो क्या है, सांस लेने में उनको काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, प्री डिस्पोजेज अ पर्सन टू डिजीज लाइक अर्थ्रोस्क्लेरोसिस हो सकती है, अर्थ्रोस्क्लेरोसिस होती है जो आपकी हार्ट रिलेटेड होती है, हाई बीपी बढ़ सकता है, ठीक है, स्ट्रोक हो सकता है, डायबिटीज बढ़ सकती है, गॉल ब्लैडर की डिजीज हो सकती है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है, ठीक है, जो आपका जोड़ों में दर्द होने लग जाता है हाई वेट की वजह से, क्योंकि पूरा बॉडी वेट कहाँ आता है, पूरा पैरों पे बॉडी वेट आता है। तो उस केस में क्या है, यहाँ पर आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है। वेट बियरिंग जॉइंट एंड वेरिकोज वेन, वेरिकोज वेन आपकी लेग्स में होती है पीछे वाली, तो वहां पर क्या है, वेट गेन की वजह से यह सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं। नाउ यहाँ पर क्या है, अगर मैं ओबेसिटी और इसकी ओवरवेट की बात करूं, तो यहाँ पर जो एक ग्राफ बनता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, मैं आपको ग्राफ पढ़ाऊंगी, जब हम रिसर्च वाली यूनिट जो है करेंगे उसमें हम ग्राफ्स पढ़ेंगे।
तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं एडल्ट की बात करूँ, ठीक है जी, एडल्ट में अगर BMI ओवरवेट है तो ओवरवेट में कितना जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे रेंज पे आ जाइए, ओवरवेट में कितना है 25 to 30, ठीक है, और 29.9। तो यहाँ पे जो ओवरवेट होएगा उसका BMI कितना होगा 25 और 25 से ज्यादा। ओबेसिटी का कितना होगा 30 और 30 से ज्यादा, ठीक है। अगर मैं बच्चों की बात करूं अंडर 5 इयर्स ऑफ एज, जो 5 साल के हैं बच्चों की मैं बात करूं, तो उनका क्या है, वेट फॉर हाइट ग्रेटर देन 2ST, ठीक है, क्योंकि उनका हम मेजर नहीं कर सकते, तो इसलिए हम उनको क्या करते हैं, ग्राफ के फॉर्म में मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन से मेजर करते हैं, जो कि WHO ने चिल्ड्रन के लिए गाइडलाइन दे रखी है। तो वेट फॉर हाइट ग्रेटर देन 2SD अबाउट WHO चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड मीडियन, तो जो WHO ने दिया हुआ है ना चिल्ड्रन का ग्रोथ स्टैंडर्ड और मीडियन, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर ओवरवेट कैसे पता चलेगा कि 5 साल का बच्चा या 5 साल से कम वाले बच्चे ओवरवेट है, जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन 2 से ज्यादा आएगा, और ओबेसिटी में जिसका 3 से ज्यादा आएगा हाइट के अकॉर्डिंग, मतलब हाइट ज्यादा होगी 3 डेविएशन पे, तो वो क्या है यहाँ पर आपका ओबीस, वो किस में फॉल करेगा, ओबेसिटी रेंज में। अगर मैं 15 से 19 ईयर एज की बात करूं तो उसमें BMI कितना होगा, अबव 1, आपका एज के हिसाब से एज ज्यादा होगी 1 स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, और इसमें हम क्या लेंगे, WHO ने जो आपका ग्रोथ रेफरेंस मीडियन दे रखा है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, और इसमें लेस देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो रेंज आती है। तो ये सारी रेंज है, इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ कि हम कैसे यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, कौन सा यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आती है, कौन सी पॉजिटिव वैल्यू आती है, इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ यहाँ पर हम कौन कौन से सजेशन दे सकते हैं ओबेसिटी के केस में, क्या क्या हम रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ओबेसिटी को कम करने के लिए कोई तरीका नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, सिर्फ क्या करना है आपको, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज पे ध्यान देना है, और साथ ही साथ इसकी कोई भी रेमेडी नहीं है। काफी सारे क्या है, ग्रीन टी आती है मार्केट में, कुछ आपके सप्लीमेंट्स आते हैं जिसपे लिखा होता है वेट लॉस प्रोडक्ट्स आते हैं, बेल्ट आती है, समर क्या बोलते हैं उसको, सोना बेल्ट, जिससे आपका वेट लूज होता है। बट ऐसा ये सारे मिथ है, सिर्फ मार्केटिंग का है और कुछ नहीं है। वेट अगर कम करना है तो दैट could only happen with the diet and your physical activity, अदरवाइज इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि ग्रीन टी पी के आपका वेट कम हो जाएगा, या वो बेल्ट लगाने से आपका फैट जो है वो सारा चर्बी बर्न हो जाएगी, या फिर आप सप्लीमेंट्स लो, ऐसी कुछ गोलियां खाओ जिससे वेट लूज हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब आपके मार्केटिंग के तरीके हैं। तो यहाँ पर अगर ओबेसिटी, कोई ओबीस पर्सन है या किसी को ओबेसिटी ज्यादा है, तो वहां पर एक ही तरीका है, विद द हेल्प ऑफ डाइट, कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो, अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करो, अपने डाइटरी पैटर्न्स को चेंज करो, और साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दो, जैसे योगा, ठीक है, योगा कर सकते हो आप, रनिंग कर सकते हो, रनिंग इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस द वेट, रनिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, और बहुत सारी गेमिंग कर सकते हो, फिजिकल एक्टिविटीज बहुत सारी परफॉर्म कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो। तो ये सारी चलती है विद पैरेलल, बट दे गोज पैरेलल विद द डाइट। आप डाइट के साथ साथ से ऐसा नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, समोसे खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, देन आप जिम करके आ गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर वो ओबेसिटी कम नहीं होगी। कैसे कम होगी, आपको डाइट मेंटेन करनी है विद द हेल्प ऑफ आपका जो भी डाइटिशियन है, जो आपको डाइट प्लान दे सकते हैं, या फिर अपना ही आप खुद का लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हो, बट दैट टू इंक्लूड्स द फिजिकल एक्टिविटी। आप फिजिकल एक्टिविटी भी उसमें करना मस्ट है। तो यहाँ पे देयर इज नो अदर वे ऑफ रिड्यूसिंग वेट एक्सेप्ट बाय कंज्यूमिंग लेस कैलोरीज दैन नीडेड बाय द बॉडी। जितनी आपकी बॉडी को कैलोरीज चाहिए उससे कम कैलोरीज अगर आप लोगे तो बॉडी का वेट रिड्यूस हो जाएगा। बॉडी रैप एंड एनी काइंड ऑफ मसाज ऑफ बोथ कैन नॉट ब्रिंग रिडक्शन ऑफ द वेट। कोई भी आपका बॉडी मसाजर है, कोई भी इक्विपमेंट है, कोई भी ग्रीन टी है, कोई भी सोना बेल्ट है, ये सब रिड्यूस नहीं कर सकते वेट, या ना कोई सिंगल फूड ना कोई ड्रग वेट रिड्यूस कर सकता है। ओनली डाइट विच इज लो इन कैलोरी, तो वो ही क्या करेगी, वेट को रिड्यूस कर सकती है। तो मेंटेनिंग वेट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आप वेट को मेंटेन करना एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आफ्टर 40 वन शुड नो अप्रिशिएटिंग लो कैलोरी फूड एंड रिजेक्टिंग हैवी स्वीट शुड
बिकम नेचुरल वे ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर क्या है देखिए, ओबेसिटी क्या है आपका इनिशियल स्टेज में, जब ग्रोइंग स्टेज में होती है तो बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते हैं, है ना। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, जैसे जैसे उनकी डाइटिंग, आपके एनर्जी रिक्वायरमेंट और सारे विटामिन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगती है, तो उनका फूड जो है वो ज़्यादा खाया जाता है, खाना ज़्यादा खाया जाता है। बच्चे बाहर का बहुत खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, चॉकलेट्स, टॉफ़ी। बट उस टाइम पे क्या है, उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो एक आपकी ग्रोइंग बॉडी है। जैसे बॉडी बॉडी ग्रो करती है, जैसे बॉडी ग्रो करेगी और ये सब जो अनहेल्दी चीज़ें आप खाओगे, तो उससे क्या है, फैट जो है वो जमा जमा होता चला जाएगा, एक्यूमुलेट बॉडी में होता चला जाएगा, जिसकी वजह से एडोलेसेंट स्टेज में और ओल्ड एज में पता लगता है, क्योंकि उस कंडीशन तक बहुत सारी डिजीज हो चुकी होती है। तो यहाँ पर बेस्ट तरीका क्या है कि अपना आपको डाइटरी पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। और डाइटरी पैटर्न कैसे चेंज होगा, अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके। तो अगर आप लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लोगे, तो यहाँ पर क्या है, ओबेसिटी बिल्कुल खत्म हो सकती है। कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है, वेट गेन करना भी इजी है और वेट लॉस करना भी इजी है। तो यहाँ पे यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द लाइफस्टाइल एंड द ईटिंग पैटर्न्स और द आपकी डाइटरी हैबिट्स। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो आपका कैलोरीज है, लो कैलोरी फूड लेनी है, फैट नहीं लेना है। और फैट के साथ साथ आपको स्वीट, जंक फूड, ठीक है, ऑयल वाली जितनी भी चीजें आती है, फ्राइड फूड्स, ठीक है, ये सब अवॉइड करना है, ताकि जो आपकी हेल्थ है वो मेंटेन रहे, गट की इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन रहे। और आप अपना खुद का भी बीएमआई कैलकुलेट करके देख सकते हो कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो और आपको कितना ज़रूरत है अपने वेट को मेंटेन करने की। सो दिस इज ऑल अबाउट डाइट इन ट्यूबरक्लोसिस एंड ओबेसिटी। होप आपको अच्छा लगा होगा सेशन। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, एग्जाम जो है वो आपका बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।